हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो लगभग आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में 2010 से तो लगभग 30 से 40 बार यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसमें 30 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन 2022 में कन्फर्म आ जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए इसमें प्र है और प्रकाश। एक पूछता है ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि जो होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि इसको भी आप लिख लीजिएगा कि ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए इसमें ध है अनुदैर्ध्य में, तो ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसमें प है तो प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब तरंग क्या होता है तो आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए आम भाषा में कि यहाँ तालाब है, इसमें पानी लगा हुआ है। आप जब इसमें कंकड़ फेंकिएगा तो पानी का जो सतह होता है वह इस तरह हिलता हिलता क्या होता है, कोर की तरफ जाता है। उसी तरह तरंग होता है। तो प्रकाश जो है वह भी इसी तरह गमन करता है। तो यहाँ क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह कम से कम 50 बार से बेसी बार पूछ चुका है। और ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है। एक आप याद रख लीजिएगा, उसको भी लिख लीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक, जो बहुत बार पूछा गया है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। आगे देखते हैं, आगे दिया है बर्फ़ का अपवर्तनांक क्या होता है। तो बर्फ़ का अपवर्तनांक होता है 1.31। यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग को अपवर्तनांक से 3 क्वेश्चन याद रखना है। एक कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और बर्फ़ का अपवर्तनांक होता है 1.31। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है इसका नियम कौन दिया था, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं, क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ए है तथा बीम की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है। एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना है और बीम की ऊंचाई इतना है। तो इसमें पूछा गया है और कट गया है, थोड़ा टाइपिंग किया। तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन 10th का ही क्वेश्चन है। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ए है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, बी है। तो ए बटा बी हो जाएगा इसका आंसर। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम, चाहे इसको बोलते हैं विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, या बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण हवा से जा रहा है, हवा में जा रहा है, हवा में ही आता है प्रकाश की किरण। मान लीजिए यह कांच है, जब कांच में पड़ता है ना तो ये हो जाएगा विरल माध्यम, यानी इसमें जब प्रवेश करेगा तो यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको एकदम लिख लीजिएगा। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, यानी ट्रांसफार्मर जो युक्ति है वह क्या करता है। एसी को डीसी में बदलता है। एसी हो गया
अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी हो गया डायरेक्ट करंट। या डीसी को एसी में बदलता है, या डीसी वोल्टा को बढ़ाने के लिए, या एसी वोल्टा को बढ़ाने के लिए, या यहाँ छूट गया है घटाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, बहुत ज़्यादा जहाँ पावर सप्लाई जहाँ से आता है बिजली, तो ट्रांसफार्मर में ही फर्स्ट बार आता है, तो वह क्या करता है एसी वोल्टा को बढ़ाता है या घटाता है। जैसे उसमें बहुत 11,000 13,000 उसमें करंट होता है, तो उसको घटा कर या बढ़ा कर भेजता है हमारे घरों में। यह एक बाइक अगर आ जाएगा तो क्या होता है, जो परिपथ होता है वह जल जाता है। जैसे घर में कभी कभी बॉल वॉल सब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ज़्यादा करंट आ जाता है। तो यही ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टा को बढ़ाता है या घटाता है और भेजता है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। जैसे श्वेत प्रकाश को जब आप प्रिज्म से गुजारिएगा, इस तरह प्रिज्म से गुजारिएगा, क्या होता है यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जैसे पीला, नीला, हरा, काला, इस तरह 7 रंगों में हो जाता है। तो यही पूछ रहा है स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन होता है। तो सबसे नीचे क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है, और सबसे ऊपर लाल हो जाता है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ए मीटर को बढ़ाने के लिए किसका, शंट का उपयोग किया जाता है। ऐसे हम बताए भी हैं, शंट पर क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव भी कराए हैं, तो इसका शंट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, ए मीटर का प्रतिरोध अंकित करता है, या अंकित इसको स्केल ए मीटर का प्रतिरोध है, या ए मीटर का स्केल अंकित करता है, या किस चीज़ से इसको अंकित किया जाता है। तो ए मीटर एम्पियर को अंकित करता है। एम्पियर क्या होता है, धारा को मापने वाला एक यंत्र होता है। जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे एक टेस्टर होता है, जिसको आप धारा के संपर्क में लीजिएगा तो वह जलने लगता है। उसी तरह यह ए मीटर होता है, इसे धारा को मापा जाता है। आगे दिया है कि यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग जानते होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, धारा को रोकने वाला, विरोध करने वाला एक होता है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो जब तार को खींच दीजिएगा, जब बिजली का तार होता है जिसमें लाइन आता है, तो तार को अगर खींच कर दुगुना कर दीजिएगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, आर बराबर यानी प्रतिरोध बराबर रोह एल बटा ए हो जाता है, जहाँ ए क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ 2 है, 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर नहीं निकलने वाला है तो आप इसको यादें कर लीजिएगा, क्योंकि 50 बार से बेसी बार यहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है। यदि तार की लंबाई को खींचकर लंबा कर दिया जाता है, दुगुना लंबा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है। दुगुना करेगा तो 4 गुना हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो एक लेजर लाइट होता है, आप लोग देखे होंगे, जो एक बर्नी होता है। इसके बारे में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराए हैं कि इसका जो प्रकाश होता है, एक बर्नी होता है, एक ही पथ में जाता है, यानी लाइट के प्रकाश की तरह फैलता नहीं है। एक बार बारिएगा तो इसमें से हरा, पीला, नीला प्रकाश निकलता है और सीधा जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। जहाँ आप, तो जो लेजर का आविष्कार हुआ था 1960 में हुआ था। आगे देखते हैं, डिवाइड मात्रक है। डिवाइड किसका मात्रक है, तो ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। मात्रक उत्रक हो गया, विमा उमा। तो डिवाइड जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। आगे देखते हैं, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है उसके बढ़ने से अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। यानी जब प्रकाश की किरण मान लीजिए कहीं गया, कहीं कांच पे पारा, वहाँ से वह मुड़ गया, तो किनारे से जो मुड़ता है उसको कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, मुड़ता है तो। आगे दिया है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव विक्षेपण, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में,
तो यह भी याद ही करने वाला है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। हो जाएगा W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी A नंबर होगा। चलिए देखते हैं आगे 17 नंबर। 17 नंबर को होता है किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक की विद्युत धारा का मान क्या होगा। भूयोजित यानी कि देखते हो कि अब लास्ट में जो आता है ना, आजकल तो नहीं है, जो उस समय जब लोहा का पोल होता था, जो अंतिम छोर होता था वहाँ पर भू मतलब ज़मीन होता है, अंतिम छोर क्या किया जाता था, धातु के प्लेट में बांध कर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, उसी को कहते हैं भूयोजित चालक। आवेशित कोई चालक है, उसके निकट कोई अन्य चालक जाएगा ना तो क्या होगा, वही पूछ रहा है कि उसकी धारिता क्या होगा। तो उसका धारिता क्या हो जाता है, बढ़ता है। आगे दिया है चालकता बैंड अंशतः खाली होते हैं। जो चालकता बैंड होता है वह अंशतः क्या होता है, खाली होता है। तो चालकता अंशतः खाली है, तो खाली है तो क्या होगा इसका, जब अचालक होगा तभी तो खाली होगा, अगर चालक होगा तो वह खाली नहीं होगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक में कौन से कण होते हैं। यह तो लगभग 100 बार से बेसी बार पूछ चुका है। तो जो यह परमाणु होता है उसके जो नाभिक होता है उसमें ई और ई क्या होता है, पी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। बी में क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है, इसमें क्या दिया है, सी में न्यूट्रॉन दिया है। तो इसमें एन और पी होता है, हम ई लिख दिया है, एन और पी होता है। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि प्रकाश तंतु संचार जिसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो आजकल यह जोरों शोरों से इसका काम चल रहा है प्रकाश तंतु संचार का, यानी ऑप्टिकल फाइबर का। जैसे जम्मू कश्मीर के तरफ क्या है, उधर ले जाने के लिए बिजली या ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है, या समुद्र के अंदर इसको बिछा कर लेकर जा सकते हैं धारा। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। जो होता है प्रकाश तंतु संचार की घटना किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे दिया है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसको आप किलोमीटर में बदलिएगा तो इसमें से 3 कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं, आगे है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष देखिए, एक अवतल दर्पण भी दिया है। तो दर्पण तो नहीं लगता है चश्मा में, चश्मा आप लोग देखे होंगे, जिसको आँख में प्रॉब्लम होता है आदमी पहनता है, तो वह उसमें लेंस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अवतल लेंस हो जाएगा। ये अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस हो जाएगा। और वही अगर दूर दृष्टि दोष रहता तो उत्तल लेंस हो जाता। आगे देखते हैं, आगे दिया है 23 नंबर क्वेश्चन, सीजियम का देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, यानी कितना होता है, यह याद ही करने वाला है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है सीजियम का। तो एक होता है 656 होता है नैनोमीटर। एम दिया है, इसको नैनोमीटर पढ़ा जाता है, नैनोमीटर। तो 656 नैनोमीटर। आगे देखते हैं, आगे दिया है थॉम्सन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। एक थॉम्सन विधि है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। थॉम्सन विधि द्वारा आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात को ज्ञात किया जाता है। आगे दिया है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित वस्तु जिसमें आवेश नहीं है, तो यही पूछ रहा है कि अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसे निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो 6.25
इंटू 10⁻⁰ कितना 18, यानी कि 6.25 गुने 10⁻18 ये नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसको किसी तरह याद रखिएगा क्योंकि यह तो हमेशा पूछता ही है। दिया है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है। यानी कोई भी अगर बंद फ्लक्स है ना तो उसमें आवेश या विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए मान लीजिए कहीं बिजली गिरता है ना, तारका जिसको बोलते हैं, तो अगर कोई खाली जगह रहता है तो उसको झटका मार देता है तो वह मर जाता है। लेकिन आदमी कार उर में रहेगा या घर उर में रहेगा बंद परिपथ में, तो उसमें आवेश क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उसमें करंट नहीं जा पाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैराड कितना फैराड के बराबर होता है। यह भी याद करने वाला है। तो 10⁻⁻6 होता है, यानी कि इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, दिया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है उसका सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका नाम था हालवास। यह वैज्ञानिक है, जिस तरह न्यूटन दिया है, आइंस्टीन दिया है, ये सब वैज्ञानिक हैं। तो यह भी याद करने वाला है। तो इसका हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आविष्कारक कौन थे, तो हालवास थे। आगे देखते हैं, दिया है एन टाइप क्वेश्चन भी हम कराए हैं। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में अंतर भी बता दिए हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त धारा के प्रवाह होते हैं। जो एन प्रकार के अर्धचालक होता है उसमें धारा के प्रवाह किसके कारण होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसी के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रा क्या होता है। तो प्रतिघात कहिए या आप लोग एक सुने होंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक पदार्थ के धारा के प्रवाह में जो विरोध करता है उसी क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यह भी प्रतिघात करता है। प्रतिघात मतलब यह भी रोकता है धारा को। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वही प्रतिघात का मात्रक होता है। तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिख कर याद कर लेते हैं तो आराम से, अगर 30 क्वेश्चन है, अगर आपका लक्ष्य साथ दे दिया तो 25-30 लड़ जाएगा, नहीं तो 20 तो कहीं नहीं जाएगा। 20 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है कि लड़ जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।